हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए इंसीडियस मूवी की लेटेस्ट एपिसोड द रेड डोर का एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूँ। लेकिन अगर आपने इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट को मिस कर दिया है तो आप उसको हमारे चैनल से देख सकते हो, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। खैर, इसके साथ हम सीधा चलते हैं आज की वीडियो की ओर। कहानी शुरू होती है पिछले पार्ट के ठीक 9 साल बाद, जब जोश की मॉम लोरेना अब इस दुनिया से गुजर चुकी थी। अब जोश और रेने के सारे बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका परिवार अब एक साथ नहीं था। दरअसल पिछले पार्ट के उन हादसों के बाद रेने को जोश पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं जम पा रहा था, जिस वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। एंड उस हादसे के बाद से जोश का दिमाग भी अब ठीक से काम नहीं करता था, जिस वजह से वो कुछ काम खुद भी नहीं कर पाता और ना ही अपने बच्चों को टाइम दे सकता था। वो इस कदर चीज़ों को भूलने लग गया था कि वो अपने मॉम की दोस्त कार्ल को भी ये ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। खैर, इतने सारे बुरी चीज़ों में एक चीज़ तो अच्छी थी। पिछले पार्ट में जब कार्ल ने जॉश और डेल्टन का मेमोरी सप्रेस किया था, तब से अब तक वो लोग अब द फर्दर में नहीं जा रहे थे। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि डेल्टन बड़ा होकर अब एक आर्ट स्कूल ज्वाइन करता है एंड उस स्कूल में वो अपनी पहली आर्ट एक डोर की बनाता है, वैसी ही डोर जैसे हमने पहले भी मूवी में देखी थी। अब उसके आर्ट को कंप्लीट करने से पहले ही कहीं से तो एक डेमोनिक आत आता है और उसके हाथों को नोच लेता है, जिससे कि उसका खून भी उस पेंटिंग में लग जाता है। दूसरी तरफ जोश को भी अब इतने दिनों बाद उसी रेड डोर की ड्रीम्स आ रही थी, जो उसने पिछले पार्ट में देखा था और जिससे होते हुए वो डेल्टन को बचाने द फर्दर में गया था। खैर, इसके बाद अपने दिमाग का इलाज कराने जोश जाता है एक डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर उसे एक सीटी स्कैनर मशीन में अंदर डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो मशीन में जाता है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एंड जोश को अपने साथ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। ये सब कम नहीं था कि इतने में ही एक ठरकी बुड्ढे की आत्मा उस मशीन में जोश के साथ घुस जाती है। जोश जोर जोर से चिल्ला रहा था एंड तब डॉक्टर उसे बाहर निकालता है। जोश डॉक्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या तरीका है, ट्रीटमेंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा सकती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जोश तो ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में ही सो गया था। लेकिन उसके लिए एक गुड न्यूज़ ये थी कि उसके दिमाग में कोई भी बीमारी नहीं थी। ये सब शायद ही ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस सीटी स्कैन वाले सीन को समझ पाए, जब वहाँ पे कोई आत्मा थी नहीं लेकिन जोश को दिख रही थी। दरअसल अब जोश फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पा रहा था एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टन ने उस डोर की पेंटिंग बनाई। खैर, दूसरी तरफ डेल्टन आता है अब अपने हॉस्टल रूम में, जहाँ के वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने में लग जाता है। एक तरफ उसका काम पूरा होता है और दूसरी तरफ द फर्दर वाले आत्माओं का काम शुरू होता है। वो जैसे ही पेंटिंग को कंप्लीट करता है, वैसे ही उसके रूम की लाइट चली जाती है एंड बाद में उसको अपने बेड पे एक खून से सने पंजे का निशान दिखता है। ये पंजा वैसा ही था जैसा इंसीडियस के फर्स्ट चैप्टर में रेने को डेल्टन के बेड पे दिखा था। खैर, अगली रात डेल्टन और उसके दोस्त चले जाते हैं एक हॉस्टल की पार्टी में, जहां वो अलग अलग लोगों के रूम में जाके उनका सामान देख रहे थे, ऐसे ही फन के लिए। लेकिन वो ऐसे ही एक रूम में घुसते हैं, तब उस रूम का बंदा भी आ जाता है। डेल्टन उसको डर से अपने बेड के नीचे छुप जाता है एंड कुछ देर बाद वो बंदा बाहर चला जाता है। लेकिन गजब की बात तो ये थी कि डेल्टन को अब भी उस रूम के बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऐसा मानो कि कोई टॉयलेट में उल्टियाँ कर रहा है। वो बाथरूम में जाके दिखता है तो वहाँ उसको एक बंदा दिखता है एंड ये वही बंदा था जिसके मरने की खबर पूरे कॉलेज में फेमस थी। वो उसके डर से फिर से अपने बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो बंदा बेड के नीचे भी आ रहा था। तो वो जैसे ही बेड के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसके साथ उस लड़के की आत्मा ने कुछ ऐसा, मतलब इविल डेड वाला ही सीन कर दिया था। डेल्टन जोर जोर से चीखता है तो उसकी दोस्त वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि उस रूम में तो अब कोई भी नहीं था, बल्कि वो खुद इतने देर से वॉशरूम में थी। इसका ये मतलब था कि अब डेल्टन भी खुद से एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा था और वो आत्माओं की दुनिया में जा रहा था। मतलब खतरा तो अब दोनों पे ही मंडरा रहा था। फिर जोश भी एक रोज़ जब अपने घर में था, तब उस पे एक आदमी की आत्मा हमला कर देती है। वो उससे बचते हुए एक कबर्ड के ऊपर गिर जाता है, जहां उसको एक पुराने बॉक्स में अपने मॉम के साथ अपने डैड की भी तस्वीरें मिलती है। उन फोटोज़ को घाटते हुए उसको दिखता है एक मेडिकल हॉस्पिटल का कार्ड, जिसमें उसका डैड का नाम लिखा हुआ था। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से उसको पता चलता है कि उसके डैड भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि उनको भी ऐसे ही आत्माएं दिखती थी जो धीरे धीरे उनके बेटे पर भी हावी होती जा रही थी। इसलिए एक रोज़ वो हॉस्पिटल के छत से कूद कर उन्होंने अपनी जान दे दी थी।
मरते वक्त उनका आखिरी वर्ड यही था कि ये मेरे साथ ही ख़त्म होगा। वो एस्ट्रल ट्रेवल को एक शार्प समझ बैठे थे, जो वो नहीं चाहते थे कि उनसे होते हुए उनके बेटे को भी जाए। लेकिन दरअसल ये तो एक वरदान था जो उनसे उनके बेटे जोश को विरासत में मिली और जोश से उसके बेटे डेल्टन को, और इससे वो भाग भी नहीं सकते थे। जोश को अब लगने लगा था कि वो पागल होता जा रहा है एंड उसको ये दिमागी बीमारी अपने डैड से विरासत में मिली है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो जाता है रेने के पास। रेने उसको अब सब सच बता देती है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्पेशल पावर है जिससे कि वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता था। लेकिन आत्माओं के दुनिया में जाने के कुछ खतरे भी थे, जैसे उसको बचाने के लिए बचपन में उसकी माँ ने उसकी मेमोरी को सप्रेस करवा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बेटे डेल्टन में भी ये पावर्स आ गई, जिस वजह से वो एक बार आत्माओं के दुनिया में जाकर फंस गया था और जोश को उसे बचाने के लिए वहां जाना पड़ा। जिसके बाद फिर से जोश और डेल्टन की मेमोरी को सप्रेस कर दिया गया, यानी कि उनकी याददाश्त को मिटा दिया गया। एंड तब से ही जोश के दिमाग में भी ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब इतने में वहाँ आ जाता है जोश का छोटा बेटा फोस्टर, जिसको उसके बड़े भाई ने एक पेंटिंग भेजी थी जिसमें एक रेड डोर बना हुआ था, जिसके नीचे जोश की पिक्चर थी हाथ में हथौड़ा लिए। ये पिछली पार्ट का वो सीन है जब जोश उस ब्लैक ब्राइड के पोजीशन में आके अपने ही परिवार को मारना चाहता था। ये बात डाल्टन को अब पूरी तरीके से तो याद नहीं, लेकिन वो अपने डैड को विलन समझ रहा था। डाल्टन ने फोस्टर को भी ये बताया था कि उसको अजीब और डरावने सपने भी आ रहे थे। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे कि उधर डाल्टन अपनी पेंटिंग को ही देखते देखते सो गया था और वो नींद में एस्ट्रल ट्रेवल करके पहुंच गया था पिछले मूवी के लास्ट सीन में, जब जोश उस ब्लैक ब्राइड के पोजीशन में अपने ही परिवार वालों को मारने पे तुला हुआ था। उसके बाद वो फिर पहुंच जाता है रेड फेस डीमन के वहां एंड वो डीमन उसको वही कैद कर लेता है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में भी वो पजेस होकर अपने ही फ्रेंड को अब मारने वाला था। लेकिन एन वक्त पे जोश भी ठीक करता है कि अब वो इस सिलसिले को ख़त्म कर देगा। अब उसको ये सब रोकना ही पड़ेगा ताकि उसके बेटे डेल्टन को ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो वह भी अब ठीक करता है एस्ट्रल ट्रेवल करने का और वो पहुंच जाता है द फर्दर में, और वो भी उस रेड डीमन के घर में ही घुस जाता है जहां उसने डेल्टन को कैद करके रखा था। वो डेल्टन को बचा लेता है, लेकिन वो डीमन अब उसका पीछा कर रहा था। तो डेल्टन को आगे भेजकर जोश खुद उस रेड डोर को बंद करे हुए रखने की कोशिश में था, ताकि अब ये आत्माएं उसके बेटे को कभी परेशान ना कर पाए। लेकिन अचानक वो डोर पे ब्लैक पेंट गिरता हुआ दिखता है, जिसका मतलब ये था कि डेल्टन अब रियल वर्ल्ड में जा चुका था और वो इस दरवाजे को बंद कर रहा था उस पे ब्लैक पेंट करके। लेकिन जैसे ही ये दरवाज़ा पूरी तरीके से ब्लैक पेंट से ख़त्म हो जाएगा, वैसे जोश भी सदा के लिए इस अंधेरी दुनिया में फंस जाएगा। अब जैसे पूरी डोर गायब होती जा रही थी, वैसे वैसे जोश भी अंधेरे में गुम ही होता जा रहा था। लेकिन तभी उसको रेने की आवाज़ याद दिलाती है कि उसे भी अपने फैमिली के पास लौटना पड़ेगा। वो निकल पड़ता है असली दुनिया का रास्ता ढूंढने, लेकिन अब वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा था एंड उसको कुछ भी रास्ता दिख ही नहीं रहा था। लेकिन तभी जोश की डेड की आत्मा वहाँ पे आ जाती है एंड उसके लिए वो एक लैंटर्न वहाँ छोड़ के चले जाते हैं एंड उसी के सहारे जोश भी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, और जिसके साथ इस फैमिली का हैप्पी रियूनाइट के साथ इंसीडियस द रेड डोर मूवी का भी एंड हो जाता है।